हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिहार एग्जाम पाठशाला पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मध्यकालीन भारत से संबंधित 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे, जो हमारे आने वाले आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी बीएसओ या अन्य जो भी एग्जाम आने वाले बिहार में हैं, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न कह रहा है कि कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की। एक वारंगल, दूसरा है यहाँ पर नागलपुर, तीसरा उदयगिरी, चौथा चंद्रगिरी। इसकी हम लोग बात करें कि कृष्णदेव राय ने किस शहर की स्थापना की या किस नगर की स्थापना की, तो सबसे पहले देखते हैं कृष्णदेव राय कहाँ के शासक थे। तो कृष्णदेव राय जो है यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य शासक थे। कहाँ के? तो ये विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक थे। ठीक है। उसके अलावा ये कब तक थे? तो 1509 से लेकर के 1529 तक ये विजयनगर गद्दी पे इन्होंने शासन किया है। और ये तुलुब वंश के थे। किस वंश के? तो ये तुलुब वंश के शासक थे। विजयनगर के जो वंश हुआ है तुलुब, उस वंश के ये शासक थे। और ये करीब लगभग 20 साल तक इन्होंने विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया है। इन्होंने अपनी मां नागल देवी की याद पर क्या किया था? एक नए नगर यानी नागलपुर की स्थापना की थी। किसकी? तो नागलपुर की स्थापना की थी। ये विजयनगर के पास ही ये एक शहर था, जिसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो ये कृष्णदेव राय के द्वारा इसकी स्थापना की गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एक का बी यानी नागलपुर। दूसरा प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य का पतन किस वर्ष हुआ था तथा इसके अवशेष कहाँ मिलते हैं। यानी विजयनगर साम्राज्य का पतन कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था और इसके अवशेष कहाँ पर प्राप्त होते हैं, उसके बारे में बताया जा रहा है। ए है 1609 कालीबंगा, बी 1565 हम्पी, सी 1560 चित्तौड़ या यहाँ पर डी 1524 अमरावती। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो 1336 में। कब हुई? 1336 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो दो भाई हरियर और बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में। ठीक है। इसका अंत कब हुआ? यहाँ पर इसके साम्राज्य का पतन की शुरुआत कब हुई? तो 1565 ईस्वी में। 1565 ईस्वी में। उस वक्त विजयनगर के शासक कौन थे? तो वो थे सदाशिव राय। ठीक है। कौन थे? तो सदाशिव राय उस वक्त विजयनगर के शासक थे। इस समय तीन मुस्लिम साम्राज्य बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, ये सभी मिलकर क्या किया था? इन्होंने सम्मिलित रूप से बरार ने मिलकर के, चारों राज्यों ने मिलकर के किसको हराया था? तो विजयनगर को शासक को हराया था, जिसमें सेना का नेतृत्व जो है विजयनगर की तरफ से कौन कर रहे थे? तो विजयनगर की तरफ से यहाँ पर सेना का नेतृत्व राम राय कर रहे थे। और इनको ही क्या किया गया था? यहाँ पर पराजित किया गया था इन चारों मुस्लिम राज्यों के द्वारा। और इसी के बाद से क्या समझा जाता है कि ये विजयनगर साम्राज्य का पतन शुरुआत हो गया। और इस लड़ाई को क्या कहा जाता है? तो इस लड़ाई को तालीकोटा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो इसे तालीकोटा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये कब हुआ था? तो ये 1565 ईस्वी में ये युद्ध लड़ा गया था, जिसे विजयनगर के पतन का कारण इनको माना जाता है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दो का बी 1565। और जगह कहां पर इसकी अवशेष मिलते हैं? तो हम्पी में इसके अवशेष अभी भी प्राप्त होते हैं, जो कर्नाटक में स्थित है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। यानी इसमें से जो दिया गया ऑप्शन, इसमें से कौन जो है किसी व्यक्ति के, मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है, यानी उस इमारत में किसी की कब्र नहीं है। ए है यहाँ पर बीबी का मकबरा, बी ताजमहल, सी चार मीनार, डी एतमादुद्दौला। तो बीबी के मकबरा की बात करें हम लोग, तो ये किसका मकबरा है? तो ये औरंगजेब की पत्नी राबिया उद दुर्रानी का मकबरा है, यानी उनकी कब्र उसमें है। ताजमहल की बात करें तो यहाँ पर ये शाहजहां के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, जिसमें शाहजहां और उसकी पत्नी मुमताज महल की कब्र है। ठीक है। चार मीनार की हम लोग बात करें तो इसका निर्माण कुली कुतुब शाह यानी मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा इसका निर्माण हैदराबाद में करवाया गया था। और ये एक तरह की मस्जिद है, इसमें किसी प्रकार का इसमें कब्र नहीं है, यानी इसमें किसी मृत व्यक्ति का कब्र इसमें नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? यानी चार मीनार किसी व्यक्ति की कब्र नहीं है। ठीक है। एतमादुद्दौला के मकबरा की बात करें तो इसका निर्माण नूरजहां के द्वारा करवाया गया था। अपने पिता एतमादुद्दौला की याद में इसका निर्माण आगरा में नूरजहां के द्वारा यानी जहांगीर के पत्नी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 3 का सी, यानी चार मीनार किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। इसका निर्माण कुली कुतुब शाह के द्वारा हैदराबाद में करवाया गया था। ठीक है। अगला एक निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता की आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी। यानी किस मुस्लिम शासक, यानी दक्षिण भारत के किस मुस्लिम शासक को उनकी प्रजा जो है यहाँ पर
उसकी धर्मनिरपेक्षता यानी उसकी जो नीति थी वो धर्मनिरपेक्ष नीति का वह पालन करता था और वो धार्मिक रूप से क्या था, वो सहिष्णु व्यक्ति था। ठीक है, और उसके बारे में पूछा जा रहा है किसने ऐसी नीति का पालन किया जिसके एवज में वहाँ की जो मुस्लिम प्रजा थी उन्हें जगत गुरु या अबला बाबा, ठीक है, अबला बाबा या गरीबों का दोस्त या गरीबों का दोस्त के नाम से पुकारता था। ठीक है, गरीबों का दोस्त के नाम से पुकारता था। तो इसकी हम लोग बात करें तो 1580 से लेकर के 1580 से लेकर 1627 तक बीजापुर के शासक थे कौन, तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। कौन थे, तो यहाँ पर इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय थे, जिन्हें वहाँ की जो जनता थी उन्हें जगत गुरु या अबला बाबा के नाम से जानती है। ठीक है, उसके अलावा इनकी एक पुस्तक, इसका नाम है किताब ए नौरस। ठीक है, इनकी ही पुस्तक का नाम है क्या है, तो किताब ए नौरस। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, इब्राहिम आदिल शाह इसका आंसर हो जाएगा। अगला, इनमें से कौन संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम का लेखक था, ए कृष्णदेव राय, बी की बात करें अलसानी पेड्डाना, सी की बात करें तेनाली रामलिंगा, डी की बात करें नंदी तिम्मन। इसकी हम लोग बात करें तो कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे। कौन रहते थे, तो अष्ट दिग्गज रहते थे। ठीक है, अष्ट दिग्गज जो तेलुगु भाषा के क्या थे, ये बहुत ही बड़े कवि यहाँ पर इनके दरबार में रहते थे। वो उनको अष्ट दिग्गज के नाम से जाना जाता था। उन्हीं अष्ट दिग्गज में अलसानी पेड्डाना भी थे, उसके अलावा तेनाली राम थे। ठीक है, कौन थे, तो तेनाली राम भी इसमें रहते थे। उसके अलावा बात करें कि जाम्बवती कल्याणम किसने लिखा है, तो इसकी बात करें हम लोग तो कृष्णदेव राय के द्वारा इस पुस्तक की रचना की गई। किसके द्वारा, तो कृष्णदेव राय के द्वारा इस पुस्तक की रचना की गई है। ठीक है, अगला है कि संगम साहित्य की भाषा कौन सी थी, ए तमिल, बी प्राकृत, सी पाली या डी संस्कृत। तो संगम काल की हम लोग बात करें तो संगम काल का जो कार्यकाल की बात करें तो 300 ईस्वी से 600 ईस्वी का उसे काल माना जाता है, जिसमें पांड राजाओं के संरक्षण में वहां पर कवि सम्मेलन का वहाँ पर आयोजन किया गया था। ठीक है, जिसमें बहुत सारे संगम साहित्य किताबों की वहाँ पर रचना की गई थी, जिसे संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। तो उसकी भाषा की हम लोग बात करें तो वो मुख्यतः उसकी जो भाषा थी वो क्या थी, वो तमिल भाषा में संगम साहित्य का वहाँ पर क्या किया था, रचना किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 7 का ए यानी तमिल भाषा। अगला है कि तेनालीराम विजयनगर साम्राज्य के किस राजा के दरबार में रहते थे। ठीक है, ये किस राजा के दरबार के ये राजकवि थे। तो हम लोगों ने पीछे ही पढ़ा है अभी कि क्या थे ये अष्टदिग्गज कहाँ रहते थे, तो 8 कवि जो थे तमिल भाषा के वो मुख्यतः यहाँ विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। उन्हीं के दरबार में तेनालीरामन भी रहते थे। कौन, तो तेनालीराम कहाँ रहते थे, तो वे विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे और उनके दरबार के ये राजकवि थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय के दरबार में ये रहते थे, यानी 8 का बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन ऐसा दिल्ली का सुल्तान था जो नया धर्म चलाना चाहता था लेकिन उलेमाओं के विरोध के कारण उसने अपनी ये नीति को क्या किया था, त्याग दिया था। तो इसकी हम लोग बात करें तो एक शासक हुआ है किस कौन वंश का, तो ये दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश का। ठीक है, खिलजी वंश का सबसे महत्वाकांक्षी शासक कौन था, तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, क्या नाम था उसका, तो ये अलाउद्दीन खिलजी। और इसकी नीति क्या थी, ये सोच रहा था कि हम एक नए धर्म को चलाएं और इस नीति को जब उसने जनता के सामने रखा तो उलेमाओं के द्वारा क्या किया गया, इसका विरोध किया गया और बाद में अपने एक मित्र अलाउल मुल्क के समझाने पर इसने अपनी इस नीति को त्याग दिया। तो ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये नया धर्म चलाना चाहता था अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन उसके उलेमाओं का विरोध यहाँ पर सामना करना पड़ा, जिसके कारण उसने इस नीति को त्याग दिया। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो ये कब से कब तक था, तो ये 1296 से 1316 ईस्वी तक क्या था, ये दिल्ली सल्तनत का ये शासक था। ठीक है, और इसे सिकंदर द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। अगला है कि महमूद गजनवी का दरबारी कवि और शाहनामा का लेखक कौन था। इसकी हम लोग बात करें कि महमूद गजनवी का दरबारी कवि कौन था जिसके द्वारा शाहनामा नामक पुस्तक की रचना की गई है। ए है अलबरूनी, बी इब्ने बतूता, सी मौलाना ख्वाजाजी, ठीक है, डी फिरदौसी। तो इसकी हम लोग बात करें तो जो यहाँ पर महमूद गजनवी है वो किस वंश का शासक था, तो ये यामीनी वंश का शासन था। किसका, तो यामीनी वंश का वो शासक था। उसके दरबार में अलबरूनी भी रहते थे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर फिरदौसी भी। तो फिरदौसी की हम लोग बात करें तो इनके द्वारा ही फारसी
भाषा में एक पुस्तक रचना की गई जिसे क्या कहा गया, जिसे शाहनामा के नाम से जाना गया। किस नाम से, तो उसे शाहनामा के नाम से इसे जाना जाता है। तो किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये महमूद गजनवी के कवि जो थे दरबार में रहने वाले फिरदौसी के द्वारा इसकी रचना की गई थी, और अलबरूनी के द्वारा किताब उल हिंद नामक पुस्तक की रचना की गई थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 10 का डी। अगला है कि तैमूर ने किस सुल्तान के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। ए इल्तुतमिश, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी नासिरुद्दीन महमूद, या डी फिरोज तुगलक। तो तैमूर की हम लोग बात करें तो ये कहाँ का शासक था, तो ये वर्तमान में जो समरकंद है उज्बेकिस्तान की राजधानी, वहाँ इसकी राजधानी थी। यानी समरकंद जो वर्तमान में उज्बेकिस्तान की राजधानी है, उसकी राजधानी किसकी थी पहले, तो वो तैमूर की भी राजधानी थी। और तैमूर ने भारत पर कब हमला किया, तो ये 1398 ईस्वी में। कब, तो 1398-99 में इसने भारत पर हमला किया था। यानी लूट के उद्देश्य से यहाँ पर भारत पर इसने हमला किया था। और इस वक्त जो है किसका शासनकाल था, तो ये इस वक्त तुगलक वंश का शासनकाल था। किस वंश का, तो तुगलक वंश का ये शासनकाल था। और उस वक्त शासक था कौन, तो वो था नासिरुद्दीन महमूद। ठीक है, कौन था, तो वो था नासिरुद्दीन महमूद, जिसके समय में यहाँ पर तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण हुआ था। और इसी के बाद नासिरुद्दीन महमूद ही तुगलक वंश का आखिरी शासक साबित हुआ, और 1412 ईस्वी में तुगलक वंश का पतन हो गया। तो 11 क्या हो जाएगा, 11 का सी, यानी नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। अगला है कि बलबन का वास्तविक नाम क्या था। तो बलबन की हम लोग बात करें तो इसका असल नाम की हम लोग बात करें यहाँ पर, तो ये शासक कब बना, तो ये बना था 1266 में। कब था, 1266 में। और ये किसका गुलाम था, तो ये सुल्तान इल्तुतमिश का। किसका, तो ये सुल्तान इल्तुतमिश का ये गुलाम था। ठीक है, और इल्तुतमिश के द्वारा जो चालीसा दल की स्थापना की गई थी उसका ये मेंबर था। ठीक है, वो चालीसा दल जिसे तुर्कान चहलगानी के नाम से जाना जाता है, उसका ये मेंबर था। ठीक है, और ये कब शासक बना, तो 1266 से 1286 तक ये क्या था, दिल्ली सल्तनत का ये शासक था। इसके असल नाम की बात करें तो इसका मूल जो नाम था वो क्या था, बहाउद्दीन। और ये राजा किस नाम से बना, तो ये सुल्तान बना था यहाँ पर गयासुद्दीन बलबन की उपाधि धारण करके ये दिल्ली का सुल्तान बना था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 का डी, बहाउद्दीन। अगला कि वह कौन सा पहला भारतीय राजा था जिसने मोहम्मद गौरी को हराया था। ठीक है, वह कौन सा पहला भारतीय राजा था जिसने मोहम्मद गौरी को हराया था। ए अजमेर का चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान, बी कन्नौज का गहरवाल शासक जयचंद, सी बंगाल का सेन शासक लक्ष्मण सेन, गुजरात का सोलंकी शासक मूलराज द्वितीय, या इसे ही भीम द्वितीय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि गौरी ने कब भारत पर हमला किया पहली बार, तो इसने 1175 में मुल्तान पर हमला किया। कहाँ पर, तो मुल्तान पर। और 76 में इसने कहाँ हमला किया, तो वहीं मुल्तान के पास एक जगह है उच्च, वहां पर इसके द्वारा हमला किया गया। लेकिन 1178 ईस्वी में इसने जब गुजरात के रास्ते से भारत में प्रवेश किया तो वहां पर बघेल राजा भीम द्वितीय यानी सोलंकी वंश के शासक मूलराज द्वितीय ने अपनी मां नायिका देवी के साथ क्या किया था, इसके साथ युद्ध किया था। और माउंट आबू के निकट मोहम्मद गौरी क्या किया था, इसने पराजित किया था। ठीक है, और ये मोहम्मद गौरी के भारत में ये पहली हार थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 13 का डी, यानी गुजरात का सोलंकी शासक मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय। ठीक है, अगला है कि दिल्ली शहर का निर्माण प्रारंभ करने वाला तोमर शासक कौन था। ए अनंगपाल, बी बजराता, सी रुद्रन, डी देवराज। इसकी हम लोग बात करें तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, दिल्ली शहर की स्थापना, तो यहाँ पर तोमरों के द्वारा। ठीक है, तोमर वंश के शासकों के द्वारा इसकी स्थापना की गई। और इसका निर्माण प्रारंभ किसके द्वारा किया गया, तो उसका निर्माण की हम लोग बात करें तो ये अनंगपाल तोमर। ठीक है, अनंगपाल तोमर ने क्या किया था, दिल्ली शहर की स्थापना की थी। और दिल्ली शहर का निर्माण प्रारंभ करने वाला शासक भी पहला कौन था, वो था अनंगपाल तोमर, जो 1150 ईस्वी के आसपास इसने दिल्ली शहर की स्थापना की थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 14 का ए, यानी अनंगपाल। अगला है 15वां क्वेश्चन कि दिल्ली सल्तनत के किस मिलिट्री कमांडर ने डकैती लूट के लिए दक्षिण भारत में कन्याकुमारी तक आक्रमण किए और किसके शासनकाल में किए। यानी यहाँ पर बताना है कि दिल्ली सल्तनत में किसके कार्यकाल में और किस कमांडर ने डकैती और लूट के लिए दक्षिण भारत में यानी कन्याकुमारी तक इसने हमला किया है, उसके बारे में बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि दक्षिण भारत में सबसे पहला आक्रमण करने वाला दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था, तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था, अलाउद्दीन खिलजी, जिसने देवगिरी पर सबसे पहले आक्रमण किया था 1296 में। ठीक है, लेकिन बाद में 1305 से लेकर के 1309 तक क्या हुआ कि उसका जो एक सिपाहसालार था, कमांडर था, कौन था, तो वो उसके द्वारा खरीदा गया। यहाँ पर मलिक काफूर, जिसे 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है, इसके नेतृत्व में ही दक्षिण भारत पर क्या हुआ था,
हमला हुआ था। और इसका जब हमला कहाँ तक गया, तो वो मदुरई यानी दक्षिण भारत में कन्याकुमारी तक इसका हमला चला गया। ठीक है, तो ये किसके द्वारा किया गया, मलिक काफूर के द्वारा। उसके सेनापति यानी अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर, जिसे 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है, उसके द्वारा ये हमला किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 15 का बी, यानी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मलिक काफूर ने ये हमला किया था। अगला प्रश्न है कि किसी को भी अपनी जाति से बाहर विवाह करने, एक व्यवसाय या व्यापार से दूसरे में परिवर्तन करने अथवा एक से अधिक कारोबार करने की अनुमति नहीं थी। यह टिप्पणी किसने की, ए मेगास्थनीज, बी फाहियान, सी ह्वेनसांग या अलबरूनी। तो इस कथन की हम लोग बात करें तो इसकी टिप्पणी जो है यहाँ पर भारतीयों के संदर्भ में किसने किया था, तो ये जो है यहाँ पर महमूद गजनबी के साथ जो आया था उसका इतिहासकार क्या नाम था, तो नाम था उसका यहाँ पर अलबरूनी। क्या नाम था, अलबरूनी। ठीक है, अलबरूनी। और ये पहला क्या तुर्क था जिसने भारतीय भाषाओं में क्या किया था, किताबों का अध्ययन किया था। ठीक है, तो ये कौन था, तो अलबरूनी के द्वारा ये भारतीयों के संदर्भ में ये कथन यहाँ पर कहा गया था। ठीक है, तो 16 क्या हो जाएगा, 16 का डी यानी अलबरूनी। अगला है कि महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था, ए हसन निजामी, बी उतबी, सी फिरदौसी या डी चंदरबाई। तो इसकी हम लोग बात करें कि महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था, तो वो था दरबारी इतिहासकार, उसका नाम था अल उतबी। क्या नाम था, अल उतबी। ये कौन था, तो ये यहाँ पर असल में जो दरबारी इतिहासकार था वो कौन था, वो था यहाँ पर महमूद गजनबी का अल उतबी। और इसके द्वारा एक पुस्तक की रचना की गई थी जिसका नाम है किताबे यामीनी। ठीक है, किताबे यामीनी। ठीक है, यानी जिसमें यामीनी वंश जो महमूद गजनबी का वंश था उसके बारे में उसने इस किताब में लिखा है, जिसमें सुबुक्तगीन से लेकर के महमूद गजनबी के शासनकाल के बारे में इसने बताया है। ठीक है, 17 क्या हो जाएगा, पी। अगला है कि निम्नलिखित में किसने ऐसे सिक्के जारी करने के आदेश दिए जिन पर हिंदू देवी की आकृति अंकित हो। ये किसके बारे में कहा जा रहा है, किस शासक के बारे में कहा जा रहा है कि उसने सिक्के जारी करने का आदेश दिए जिन पर हिंदू देवी की आकृति अंकित हो, ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी बाबर, सी मोहम्मद गोरी या डी महमूद गजनबी। तो इसकी हम लोग बात करें, कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो कोई सिक्का जारी ही नहीं किया, तो ये किसने जारी किया, तो ये मोहम्मद गोरी के द्वारा। किसके द्वारा, तो मोहम्मद गोरी के समय में जो सिक्का भारत में प्राप्त हुए हैं उसके समय का, उस पर एक तरफ क्या है, वहां पर देवी लक्ष्मी की आकृति इस पर अंकित है, और वो किसके द्वारा जारी किया गया था, तो ये मोहम्मद गोरी के द्वारा इस आकृति को, इस सिक्के को जारी किया गया था। तो 18 क्या हो जाएगा, 18 का सी। अगला है कि मोहम्मद गोरी की भारत विजय तथा नव स्थापित तुर्की सल्तनत के इतिहास का प्रत्यक्ष विवरण किस ग्रंथ से प्राप्त होता है। यानी मोहम्मद गोरी जिसने तराइन के युद्ध के द्वारा भारत पर हमला किया और उसने भारत में नए तुर्क सल्तनत की स्थापना करने का उसने प्रयास किया, वो इसके बारे में किस किताब में इसके बारे में, इसके इतिहास के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। यानी दिल्ली सल्तनत की स्थापना के संदर्भ में किस किताब में हमें जानकारी प्राप्त होती है, ए चचनामा, बी किताबुल यामीनी, सी तबकाते नासिरी या डी तारीख ए हिंद। तो चचनामा की बात करें, इसमें क्या है, इसमें अरबों के आक्रमण के बारे में बताया गया है, और ये एकमात्र किताब है जिसमें अरबों के आक्रमण के बारे में बताया गया है जो अरबी भाषा में है। किताबे यामीनी की बात करें, हम लोगों ने पीछे देखा, ये अल उतबी के द्वारा लिखा गया था जो महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार था। तबकाते नासिरी की बात करें तो ये जो पुस्तक है, यानी इसकी लेखक कौन है, तो मिनहाज उस सिराज। ठीक है, मिनहाज उस सिराज, ठीक है, उसके द्वारा इस पुस्तक की रचना की गई थी, और इसी में पूरे दिल्ली सल्तनत की स्थापना से लेकर के नासिरुद्दीन महमूद के कार्यकाल के बारे तक, ये जो 1266 ईस्वी के कार्यकाल तक क्या किया गया, इसमें इतिहास को उसने बताया है। तो इसके बारे में किसने बताया है, तो मोहम्मद गोरी के आक्रमण के बारे में तबकाते नासिरी में हमें जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, 19 का क्या हो जाएगा, सी। अगला है कि दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू से परिवर्तित हो मुस्लिम बना व्यक्ति कौन था, ए अबू बकर, बी मसूद शाह, सी नासिरुद्दीन महमूद या डी नासिरुद्दीन खुसरव शाह। तो इसकी हम लोग बात करें कि दिल्ली सल्तनत पर एकमात्र शासक कौन था जो हिंदू से परिवर्तित होकर के मुस्लिम बना था, तो वो था गुजराती हिंदू था, उसका नाम क्या था यहाँ पर, नासिरुद्दीन खुसरव शाह। उनका नाम क्या था यहाँ पर, नासिरुद्दीन खुसरव शाह, जो किसका गुलाम था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम था। और यहाँ पर ये कब से कब तक था, तो ये 1320 में ही शासक बना, और 1320 ईस्वी में ही क्या हुआ, गाजी मलिक यानी गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा इसके एक जंग में हत्या कर दी गई, और यहाँ पर नए तुगलक वंश की स्थापना की गई। और ये एकमात्र ऐसा शासक था जो हिंदू से मुस्लिम बना, और भारत का यानी दिल्ली सल्तनत का ये गद्दी पर बैठने वाला एकमात्र शख्स था। और इसके जो यहाँ पर नासिरुद्दीन खुसरव शाह के
जो सत्ता था उसको मान्यता किसने प्रदान की थी? तो ये निजामुद्दीन औलिया यानी ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के द्वारा इनके सत्ता को मान्यता प्रदान की गई थी। फिर भी जो है यहाँ पर गाजी मलिक ने वहां पर इस्लाम खतरे में है का नारा देकर के इसे गद्दी से हटा दिया, ठीक है, और नए वंश तुगलक वंश की स्थापना की थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर नासिरुद्दीन खुसरो प्रसाद। ये हम लोग का ये 20 महत्वपूर्ण मध्यकालीन भारत के प्रश्न थे। फिर हम लोग अगले सेशन में और भी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के हाजिर होंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।